आप सभी को नमस्कार। मैं प्रेशी गुप्ता फिर से हूँ आप सभी के साथ। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जनरल इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उनका क्या यूजेस हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, ये हमने समझा था। तो आज शुरू करते हैं हम इनका क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ये पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस को समझने के लिए 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री, आइसो, टर्ट, आपने अपनी बुक्स में इनके स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो इनके स्ट्रक्चर्स को समझना, इनकी क्लासिफिकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएंगे। तो इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेलो एल्केन्स का और हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, और इनका वर्गीकरण जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो हमने किया है हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर, कि हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर हमने वर्गीकरण किया कि अगर किसी भी कंपाउंड में हैलोजन एटम का नंबर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्कीन। ठीक, कंपाउंड में अगर हैलोजन एटम की संख्या 2 है तो उन्हें डाई हेलो एल्कीन कहेंगे। अगर हैलोजन एटम की संख्या 3 है तो उन्हें ट्राई हेलो एल्कीन कहेंगे। यहाँ X जो है वो निरूपित कर रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। इनमें से कोई भी हैलोजन एटम यहाँ पर हम चुन सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने हेलो एल्केन को क्लासिफाई किया हैलोजन एटम के नंबर के आधार पर, वैसे ही हम हेलो एरीन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक हैलोजन एटम है तो उसे मोनो हेलो एरीन कहेंगे, 2 हैलोजन एटम लगे हुए हैं तो उसे डाई हेलो एरीन कहेंगे, और 3 हैलोजन एटम लगे हुए हैं तो उसे ट्राई हेलो एरीन कहेंगे। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हैलोजन के नंबर के आधार पर, मोनो, डाई और ट्राई। ठीक, अब ये जो हमारे मोनो हेलो एल्केन हैं या मोनो हेलो एरीन हैं, उनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, फर्दर आप इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं, और वो जो वर्गीकरण होगा उनका आधार होगा जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो पहला है कि अगर कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो हैलोजन एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, और हैलोजन एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, यहाँ से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि हमारा हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो देखिए अगर हमारा हैलोजन एटम, मोनो हैलोजन एटम की, देखिए सभी जगह यहाँ पे मोनो हैलोजन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मोनो हैलोजन एटम को फर्दर क्लासिफाई, मोनो हेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो अगर हमारा हैलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो स्वयं एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ये पहला कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसे प्राइमरी हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे X में फिर से बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। अगर हैलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, तो उसे सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक, अगर हमारा हैलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे टर्शरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने समझा 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं और 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग इस चीज़ को देख लीजिए कि कार्बन एटम हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होता है जो 4 सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ते हैं क्या होते हैं एलाइल हैलाइड्स। ठीक है, तो एलाइल
हैलाइड्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एडजेसेंट कार्बन होता है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का समीपवर्ती कार्बन होता है, उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन से अगर हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहेंगे एलाइल हैलाइड्स। ठीक, तो यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो कार्बन है ये एलाइल कार्बन है क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C का एडजेसेंट कार्बन है। तो हैलोजन एटम हमारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये एलाइल हैलाइड्स हुआ। तो अगर हमारा हैलोजन एटम किसी ऐसे एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं एक कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये वाला कार्बन स्वयं एक कार्बन से ही तो जुड़ा है, तो इसे 1 डिग्री एलाइल हैलाइड्स कहेंगे। ठीक, यहाँ पर आइए, अगर हमारा एलाइलिक कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन एलाइलिक है क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C के समीपवर्ती है और हैलोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारा एलाइलिक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, तो उसे 2 डिग्री एलाइल हैलाइड कहेंगे। अगर हमारा एलाइलिक कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन एलाइलिक है, अगर हमारा एलाइलिक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 1, 2 एंड 3, तो उसे 3 डिग्री एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। और इन तीनों में एक बात कॉमन आप देख लीजिए, जो हमारा कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ही श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। क्या होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड? तो बेटा पहले आप बेंजाइलिक कार्बन को बात समझिए कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं। बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे बच्चे इसे हेलो एरीन समझने का कंफ्यूजन करते हैं, तो आप इस बात कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हेलो एरीन नहीं है। हेलो एरीन वो होते हैं जहाँ पे हमारा हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ हमारा हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा, तो ये हेलो एल्केन ही है। ठीक है, लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा हैलोजन एटम किसी ऐसे बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं एक कार्बन से जुड़ा हो, ये एक कार्बन है तो इसे बेंजाइलिक 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। अगर हमारा हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन ये और एक कार्बन दूसरा कार्बन ये, तो उसे 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। और अगर हमारा हैलोजन एटम ऐसे बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा हो, 1, 2 एंड 3, तो उसे 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो अभी तो जो हमने बात कही उसको समअप करते हैं। तो हमने हैलोजन को, जो हमारा हेलो एल्केन है, उनको पहले तो हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। उसके बाद हमने सिर्फ मोनो हेलो एल्केन को कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफाई किया है कि क्या क्या होते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, क्या सेकेंडरी हेलो एल्केन या टर्शियरी हेलो एल्केन। उसके बाद हमने जाना कि क्या होते हैं प्राइमरी एलाइल हैलाइड, सेकेंडरी एलाइल हैलाइड या टर्शियरी एलाइल हैलाइड, या प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड और टर्शियरी बेंजाइल हैलाइड। इन सब में हमारा कार्बन कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। अब बात करते हैं अगर कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ये भी मोनो हेलो एल्केन ही होंगे, हैलोजन की संख्या इनमें भी एक ही होगी। तो कार्बन हमारा, अगर इफ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि कार्बन हमारा पाई बॉन्ड से लिंक होगा, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। अब ठीक है, डायरेक्टली कार्बन sp2, यानी कि जो हैलोजन एटम है हमारा वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, तो उनका पहला क्लास है, देखिए विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड को समझने से पहले हम विनाइलिक कार्बन को समझते हैं कि हमारा हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो विनाइलिक कार्बन है।
अब विनाइलिक कार्बन क्या होती है? विनाइलिक कार्बन वो कार्बन होती है जो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C बनाती है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसे हम विनाइल हैलाइड कहेंगे। यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ साइक्लोहेक्सीन में भी जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है। ये C डबल बॉन्ड C का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक। तो ये तो बात हुई हमारी विनाइल हैलाइड्स की। और अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम लोग एराइल हैलाइड्स में पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो हमारे एराइल हैलाइड्स होते हैं उसमें भी जो हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होता है। और हमें ये बात पता है कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। इस पर एक छोटा सा सवाल है जो आपकी टेस्टिंग के लिए है, आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया है कि क्या होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड्स। तो एक ये सवाल है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 डिग्री हैलाइड वो होते हैं जहाँ पे हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा हेलोजन एटम है, देखिए ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा हमारा 1 डिग्री हैलाइड, ठीक। यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा हेलोजन एटम है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 and 2। तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा? 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो हमारा हेलोजन एटम है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिए 1 2 and 3। तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा? 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम आपकी NCERT की बुक में दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी बुक में बहुत फ्रीक्वेंटली जो कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के चैप्टर में, एन ब्यूटाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड या सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आई एम श्योर जिन्हें ये नाम अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इनमें तो इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नाम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। और क्या होता है जब जैसे रिएक्शंस जो आती हैं कि क्या होता है जब कि सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड या आइसोप्रोपाइल हैलाइड या टर्ट ब्यूटाइल रिएक्ट करता है इससे या उससे, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन्स आएंगी अगर आपको नाम नहीं क्लियर होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ को समझना आपको बहुत जरूरी है। मैंने फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाइल ग्रुप को लिया है। ये तो कार्बन के नंबर के आधार पे आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। अगर कार्बन 3 है तो प्रोपाइल ले लीजिएगा। मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए ब्यूटाइल ग्रुप लिया है। तो सबसे पहले हम एन ब्यूटाइल को समझते हैं। एन का मतलब नॉर्मल, और एन जो शब्द यूज़ किया गया वो एक स्ट्रेट चेन के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि मैंने एन ब्यूटाइल लिया है तो बेटा यहाँ पे देखिए 4 कार्बन होंगे। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन ही होते हैं, CH2 CH2 और CH2। एन जो शब्द है ये एक स्ट्रेट चेन के लिए यूज किया गया है और उसके टर्मिनल एंड पर हमारा जो हेलोजन एटम है वो जुड़ा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल, ठीक। अगर एन प्रोपाइल के हैं तो कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल की। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के लिए देखिए जो हमारा हेलोजन एटम है वो हमारा सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा। और सेकेंडरी कार्बन आप जानते हैं वो कार्बन होता है जो स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखें CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ ये दोनों कार्बन का जो नेचर है ये सेम है, चाहे ये हम कार्बन ले लें चाहे ये हम कार्बन ले लें, ये दोनों ही सेकेंडरी कार्बन है। तो इनमें से किसी भी हाइड्रोजन से किसी भी कार्बन से अगर हम हेलोजन एटम को लिंक कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्योंकि हमने क्लोरीन लगाई है फॉर एग्जाम्पल के लिए तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक।
अब बात करते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल ग्रुप बेटा क्या होता है? आइसो ग्रुप आप समझिएगा, ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप जो होता है वो आइसो ग्रुप कहलाता है। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा और इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए। ये वाई का स्ट्रक्चर, ये वाई का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे एक एच मिस हो गया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। ठीक, तो अगर ये वाई स्ट्रक्चर आप इतना याद रखेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, और इस आइसोप्रोपाइल से अगर हम आइसोब्यूटाइल कहेंगे तो आप यहाँ पे CH2 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अगर आपसे कहें स्ट्रक्चर बनाइए, तो बेटा आइसोप्रोपाइल तो ये है ही है, CH3 CH3, और अगर यहाँ पे क्लोरीन हम ऐड कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्योंकि ऊपर बात हमने की थी आइसोब्यूटाइल की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमारा इंटैक्ट रहेगा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमने ऐसे ही लिख दिया। ब्यूटाइल में कार्बन 4 होते हैं, एक कार्बन हमने और ऐड कर दिया इसके साथ, और क्लोरीन ऐड कर दी, तो ये क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसको ठीक से दिखा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया है हमारा। ठीक है, और ये हमारा जो आइसो ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आइसो और सेकेंडरी में कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंडरी कार्बन यहाँ पे रहता है, सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन बहुत बच्चे समझ लेते हैं आइसोप्रोपाइल को समझ के कि आइसोप्रोपाइल जो आइसो ग्रुप होगा वो हमेशा सेकेंडरी होगा। सिर्फ आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी होता है, लेकिन अगर हम आइसोब्यूटाइल की बात करें तो बेटा यहाँ पे कार्बन हमारा प्राइमरी ही है, ये 1 डिग्री हेलोएल्कीन है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आइसो और सेकेंडरी में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ हमने बेटा बात की एन ब्यूटाइल की, सेकेंडरी ब्यूटाइल की और आइसोब्यूटाइल की। एक चीज और आपकी बुक में है टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल से आपको क्लियर हो गया होगा जो कार्बन है वो हमारा कैसा है? टर्शरी है। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल की भी बात कर लेते हैं। देखिए कार्बन हमारा टर्शरी है, क्योंकि ये स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन की संख्या 4 है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। और अगर इससे हम क्लोरीन फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं, अगर हम इससे क्लोरीन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? टर्श ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है एन ब्यूटाइल। ये नॉर्मल चेन होगी, स्ट्रेट चेन, और टर्मिनल एंड पर हेलोजन एटम जुड़ा होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल में बात करेंगे तो सेकेंडरी कार्बन से हमारा हेलोजन एटम जुड़ा होगा। आइसोप्रोपाइल में ये ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाई का स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, इसको इससे घुमाकर। ठीक है, और आइसोप्रोपाइल और अगर आइसोब्यूटाइल करें तो कार्बन के नंबर आप बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल में टर्शरी कार्बन से हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। तो आज हम लोगों ने हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि क्या होते हैं बेंजाइलिक, क्या होते हैं एलाइलिक, क्या होते हैं विनाइल हैलाइड्स। ठीक है, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नॉर्मल, इनके बारे में भी पढ़ा और इनके बारे में समझा। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इस चीज़ को समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हेलोएल्केन्स और हेलोएरेन्स का आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझेंगे और समझ में आएगी होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।